उत्तराखंड वीरों और वीरांगनाओं की धरती। यहाँ की बहादुरी की कहानियां सदियों से लोगों की ज़बां पर रही हैं। जब भी उत्तराखंड की वीरांगनाओं का जिक्र होता है तो तीलू रौतेली, रानी कर्णावती और रानी जिया रानी का नाम लिया जाता है। लेकिन इसी इतिहास में एक वीरांगना ऐसी भी हुई जिसके बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए इस रानी ने पुरुष का वेश धारण किया और अकेले ही दुश्मनों के महल तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, जब उसकी असलियत सामने आई तब उसने हार नहीं मानी और आखिरकार अपने पति के हत्यारे को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसके पति की हत्या की क्यों गई थी? उसके पति का दुश्मन उसी रानी से विवाह क्यों करना चाहता था? और आखिरकार कैसे इस वीरांगना ने अपने पति के हत्यारे को उसके अंजाम तक पहुंचाया? तो चलिए जानते हैं उत्तराखंड की इस भूली बिसरी वीरांगना की कहानी, जिसका नाम भले ही इतिहास के पन्नों में धीरे धीरे धुंधला पड़ता जा रहा है, लेकिन जिसकी बहादुरी के किस्से आज भी उत्तराखंड की लोक कथाओं में जिंदा है। तो इतिहास नामक इस एपिसोड में आज बात रानी धना की। रानी धना की कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब उत्तराखंड कई छोटे छोटे पहाड़ी राज्यों में बटा हुआ था। हर राज्य का अपना राजा था, अपनी सेना थी और अपनी सीमाएं थी। और सबसे बड़ी बात, हर राजा की अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी। इसी दौर में इतिहास के पन्नों में एक नाम मिलता है, रानी धना। एक ऐसी वीरांगना जिसकी बहादुरी और समझदारी की कहानियां आज भी कुमाऊं और नेपाल की लोक कथाओं में सुनाई जाती हैं। माना जाता है रानी धना का रिश्ता डोटी के राज परिवार से था। डोटी के राजा कालीचंद्र रानी धना के मामा के बेटे थे, यानी दोनों ममेरे भाई बहन थे। यही वजह थी कि रानी धना बचपन से ही डोटी के राजमहल, वहां की राजनीति और पहाड़ों में लड़े जाने वाले युद्ध के तरीके से अच्छी तरह वाकिफ थी। आज डोटी पश्चिमी नेपाल का हिस्सा है, लेकिन उस समय ये हिमालय का बेहद ही ताकतवर पहाड़ी राज्य था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, मजबूत किले और एक ऐसी सेना जो अपने इलाके के हर एक रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ थी। यही वजह है कि डोटी को हराना किसी भी राजा के लिए आसान काम तो बिल्कुल नहीं था। उस समय डोटी पर राजा कालीचंद का शासन था। वो एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा माने जाते थे, जिन्होंने अपने राज्य को काफी मजबूत बना रखा था। तो वहीं काली नदी के पार बसा था अस्कोट, जो आज के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आता है। लेकिन उस समय कुमाऊं की सबसे अहम सीमावर्ती रियासतों में से एक था। कहा जाता है कि अस्कोट 80 कोट यानी कि 80 किलो से इसका ये नाम पड़ा। तिब्बत, नेपाल, कुमाऊं को जोड़ने वाले कई बड़े व्यापारिक रास्ते यहीं से गुजरते थे। इसलिए अस्कोट पर राज करने का मतलब सिर्फ एक राज्य का राजा होना नहीं था, बल्कि पूरे इलाके की राजनीति और व्यापार पर असर रखना था। अस्कोट के राजा थे नार सिंह, एक बहादुर योद्धा जो अपने राज्य का विस्तार करने की चाह रखते थे। राजा नार सिंह से राजकुमारी धना का विवाह हुआ और वो अस्कोट की रानी बन गई। विवाह के बाद उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अस्कोट को अपना घर, अपना राज्य और अपनी प्रजा मान लिया। लेकिन एक सच ये भी था कि उनका मायका डोटी था, जहां उनके ममेरे भाई कालीचंद राज करते थे। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन दोनों राज्य एक दूसरे के सामने तलवार लेकर खड़े हो जाएंगे और रानी धना को अपने रिश्तों और अपने कर्तव्यों के बीच किसी एक को चुनना होगा। उधर राजा नार सिंह का सपना सिर्फ अपने राज्य की रक्षा करना नहीं था, वो अपने राज्य की सीमाओं को और ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। इसी सोच में एक दिन उन्होंने काली नदी के पार डोटी पर कब्जा करने की सोच ली। जब राजा नार सिंह ने अपनी ये योजना रानी धना को बताई तो रानी ने तुरंत उनको रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, डोटी पर हमला करना आसान नहीं है, ये युद्ध जीतने से ज्यादा होने वाला साबित हो सकता है। रानी की ये बात डर की वजह से नहीं थी, वो डोटी की ताकत, वहाँ के पहाड़ों और युद्ध लड़ने की कला को अच्छी तरीके से समझती थी। लेकिन राजा नार सिंह को लगा कि रानी उनके मायके का पक्ष ले रही हैं। उन्हें लगा कि उनकी रानी उनकी बहादुरी पर सवाल उठा रही हैं। और बस यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो आगे चलकर रानी धना को इतिहास की सबसे वीर और सबसे यादगार वीरांगनाओं में शामिल कर देती है। राजा नार सिंह ने रानी की सलाह नहीं मानी और अपनी सेना लेकर वो डोटी की ओर चल पड़े। राजा नार सिंह ने रानी धना की हर चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए ये फैसला ले लिया कि ये युद्ध वो करेंगे ही। ये युद्ध उनके सम्मान और अभिमान पर सवाल बन चुका था। युद्ध पर निकलने से पहले उन्होंने रानी धना से कहा, या तो अब मैं कालीचंद का सर लेके लौटूंगा या फिर यहाँ पर मेरी अर्थी लौटेगी। और शायद उन्हें भी नहीं अंदाजा था कि उनकी कही बात कुछ ही दिनों में सच साबित हो सकती है। युद्ध की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अस्कोट की सेना ने हथियार उठाए,
घोड़े सजाए, नगाड़े बज उठे और पूरा राज्य अपने राजा की विजय की शुभकामनाएं देकर उनको विदा करने लगा। राजा नारसिंह अपनी विशाल सेना के साथ काली नदी की ओर बढ़ने लगे। उस समय नदी पार करना आसान नहीं था। सैनिकों ने जैसे तैसे पेड़ों को काटकर नदी के पार डोटे जाने का रास्ता बनाया और आखिरकार बड़ी मुश्किल से पूरी सेना नदी पार कर डोटी पहुंच गई और फिर दोनों राजाओं के बीच युद्ध हुआ। तलवारें टकराई, तीरों की बारिश हुई और घोड़ों की टापों से पूरा रणक्षेत्र गूंज उठा। इस युद्ध में राजा नारसिंह ने कालीचंद को घायल तो कर दिया, लेकिन जब काफी लंबे युद्ध से थककर राजा नारसिंह वापस अपने दरबार की तरफ बढ़ रहे थे, तब दरबार की ओर आते वक्त उन्होंने डोटी की सीमा पर थोड़ा आराम करना चाहा, क्योंकि उन्हें लगा कि अब युद्ध खत्म हो चुका है और फिलहाल उनके पास कोई खतरा नहीं है। जब राजा नारसिंह अपनी सेना के साथ तल्ली डोटी में आराम कर रहे थे, तभी कालीचंद ने इस मौके का फायदा उठाया और पीछे से आकर अचानक से हमला कर दिया। इस हमले में उनके दोनों हाथ काट दिए गए। पहले से घायल नारसिंह जिंदा नहीं रह पाए और वहीं रणभूमि में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद जब ये दुखद समाचार अस्कोट पहुंचा तो पूरे राज्य में शोक की लहर थी। लेकिन जिस खबर ने पूरे राज्य को तोड़ दिया था, वहीं दूसरी तरफ उसी खबर ने एक स्त्री के भीतर एक ऐसी आग को जला दिया जो आगे चलकर उत्तराखंड की सबसे चर्चित लोक कथाओं में बदल गई, और ये स्त्री थी रानी धना। इस खबर को सुनते ही रानी धना ने अपने पति की मौत को सिर्फ दुख नहीं माना, बल्कि अपने राज्य के सम्मान पर हमला समझा। कहते हैं उसी पल रानी ने कसम खाई कि जब तक कालीचंद को उसकी सजा नहीं मिलेगी तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगी। इतना ही नहीं, लोक कथाओं के अनुसार उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार तभी करेंगी जब उनके हत्यारों को उनके कर्मों की सजा मिल जाएगी, क्योंकि रानी जानती थी कि अगर ज्यादा देर की तो कालीचंद और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी सेना का इंतजार नहीं किया। उन्होंने फैसला लिया कि ये लड़ाई वो खुद लड़ेंगी। उन्होंने पुरुष का वेश धारण किया, सर पर पगड़ी बांधी, कमर पर कटार लगाई और हाथ में तलवार उठाए घोड़े पर सवार होकर सीधे बिना सोचे समझे तेजी से काली नदी पार करते हुए अकेले ही डोटी पहुंच गई। डोटी पहुंचते ही उन्होंने दुश्मन सैनिकों पर हमला बोल दिया। उनके वार इतने तेज थे कि देखते ही देखते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये बहादुर योद्धा कौन है जो अकेले ही उनकी सेना को चुनौती देने आ गया। और ये देखकर जब कालीचंद के पास ये खबर पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई अकेला योद्धा उनकी सेना पर भारी पड़ सकता है। इसके बाद वो खुद तलवार लेकर युद्ध के मैदान में उतर आए। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराई, भाले चले और दोनों ने एक दूसरे पर लगातार वार किया। ये युद्ध लगातार 3 दिन और 3 रात तक चला। फिर युद्ध के दौरान कालीचंद के भाले का एक वार रानी धना के कपड़ों में लगा और उनका पुरुष वेश खुल गया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। जिस योद्धा को अभी तक सब एक बहादुर सैनिक समझ रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि अस्कोट की महारानी रानी धना थी। रानी धना का साहस देखकर कालीचंद भी कुछ पल के लिए चुप हो गए। वो उनकी बहादुरी और खूबसूरती से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने युद्ध रोक दिया और रानी धना के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन क्या रानी धना अपने पति के हत्यारे से शादी करने वाली थी, या फिर उनके मन में कोई योजना चल रही थी जिसके बारे में कालीचंद को जरा भी अंदाजा नहीं था? कैसे रानी धना ने अपने पति की मौत का बदला लिया, चलिए अब ये जानते हैं। रानी धना ने बिना घबराए बहुत सोच समझकर कालीचंद से कहा, तुम अगर सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो पहले मेरे पति राजा नारसिंह का शव मुझे सौंप दो। मैं पहले उसका अंतिम संस्कार करूंगी, उसके बाद तुम्हारे प्रस्ताव का जवाब दूंगी। कालीचंद को लगा कि रानी उसकी बात मानने वाली है। उसने बिना सोचे समझे नारसिंह का शव उन्हें सौंपने के लिए हाँ कर दी। लेकिन रानी धना यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने एक और शर्त रखी। उन्होंने कहा कि राजा का अंतिम संस्कार डोटी में नहीं होगा बल्कि काली नदी पार कर कर किया जाएगा। कालीचंद ने ये शर्त भी मान ली। वैसे में दोनों राजा नारसिंह का शव लेकर काली नदी की ओर चल पड़े। उस समय नदी में बहाव जबरदस्त था। नदी पार करने के लिए दोनों ने तुम्बियों का सहारा लिया। लेकिन रानी धना के मन में उस समय कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने चुपके से कालीचंद की तुम्बी में छोटे छोटे छेद कर दिए जिससे वह पानी की तेज बहाव में डूब सके। जैसे ही दोनों नदी के बीच में पहुंचे, कालीचंद की तुम्बी में पानी भरने लगा और वो डूबने लगा। कालीचंद मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन रानी धना इसी पल का इंतजार कर रही थी। उन्होंने तुरंत अपनी कटार निकाली और एक ही वार में कालीचंद का सर धड़ से अलग कर दिया।
और जो उनके अंदर बदले की आग थी वो आखिरकार बुझ गई। इसके बाद रानी धना अकेले काली नदी को पार कर आई और अपने पति का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया और वहीं पर सती हो गई। लेकिन उनका साहस और अपने पति के लिए किया गया प्रतिशोध आज भी उत्तराखंड की लोक कथाओं में कहीं ना कहीं जिंदा है। तो ये थी उत्तराखंड की वीरांगना रानी धना की कहानी। एक ऐसी रानी जिसने अपने साहस, धैर्य और सूझबूझ के साथ अपने पति की हत्या का बदला लिया। इसलिए आज भी रानी धना को उत्तराखंड में सम्मान के साथ याद किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और घुघुती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।